तो आज जो हम लोग मेनली पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग ये पढ़ेंगे, हर साल बीडब्ल्यू न्यूमेरिकल पूछता है, 10 नंबर का ही पूछता है, 5 नंबर का ही पूछता है इसमें, कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या के ऊपर ले दे देगा या नेट प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर दे देगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किस तरीके से, एक तो थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ेंगे, उसका बाद क्या कैसे कैसे एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा आज मेन का मोटिव है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को तो आज और कल और एक और क्लास, 3 क्लासों में इसको हम लोग खत्म करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। ठीक है ना। तो आपको क्या है कि जो जो पढ़ाते जाएं उसको कर देखते जाना कि जो जो चीजें जिसमें इंपॉर्टेंट है वो हम लोग समझेंगे। तो जब हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक करते हैं, जनरली फाइनेंशियल एनालिसिस हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है ना। अब कुछ, हर चीज के कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन कौन से मेथड है। तो एक है पे बैक पीरियड है, एक आपका एनपीवी मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और एक कैश फ्लो है, और एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो सबके कुछ फायदे हैं, कुछ के लिमिटेशन है, कुछ के सबके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले जैसे कि पे बैक पीरियड है, पे बैक पीरियड तो सबको पता है कि पे बैक पीरियड होता क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पे बैक पीरियड पढ़ेंगे। तो किसी भी जनरली जब मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो हम लोगों का जो पे बैक पीरियड रहता है वो 3 साल का रहता है। कितना रहता है? 3 साल का। मतलब अगर कोई भी प्रोजेक्ट हमको एनुअल रिटर्न 3 साल में दे देगा, ठीक है ना, तो मेरे को बता देना, अगर कोई लॉबी वॉबी में हो ना तो मेरे को बता देना, मैं उसको एडमिट कर दूंगा। ठीक है ना। तो कोई भी हमारा जो प्रोजेक्ट रहता है वो अगर 3 साल से कम का रहता है, ठीक है ना, अगर कोई कोई भी प्रोजेक्ट अगर 3 साल से 3 साल या 3 साल से कम का रहता है तो हम लोग जनरली उसको अप्रूव्ड कर देते हैं। ठीक है ना। तो पे बैक पीरियड में हम लोग ये पढ़ते हैं जनरली, अगर पे बैक पीरियड का अगर हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है तो हम लोगों को सिंपल फॉर्मूला, जो सिंपल पे बैक का पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैपिटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एनुअल नेट सेविंग। क्या रहता है? कैपिटल कॉस्ट जितना हमने लगाया है और उसमें हमारी सेविंग कितनी आती है, उसका हमारा सिंपल पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो हमारा को ये जनरली पे बैक पीरियड को अगर आपको कोई पूछे तो हमको ये लिखना पड़ता है कि जितना भी हमने प्रोजेक्ट में जितना भी कैपिटल कॉस्ट लगाया है वो हमारा कितने सालों में रिकवर हो जाएगा, उसके बाद हमको कितनी एडिशनल सेविंग हमको मिलेगी। तो जितना ज्यादा पे बैक पीरियड छोटा होगा उतना ज्यादा हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो अट्रैक्टिव होता। ठीक है ना। ये हमारा होता है। अब जैसे कि इसमें दिया है कि अ कोजनरेशन सिस्टम इंस्टॉलेशन एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द कंपनी एनर्जी बिल बाय ₹23 लाख। मतलब एक कोजनरेशन सिस्टम लगाया मैंने। ठीक है ना। वो, वो क्या करती है कि कंपनी का जो एनुअल एनुअल एनर्जी बिल है वो 23 लाख रुपए घटा देती है। ठीक है ना। इफ द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द न्यू cogeneration installation is ₹90 lakh and annual maintenance and operating costs are ₹5 lakh, what will be the expected payback period for the project? तो expected payback period क्या होगा? तो हमको तो ये बताया कि हर साल सेविंग कितनी होगी, 23 लाख की। लेकिन जो 90 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, एएमसी कॉस्ट है, वो कितनी है? 5 लाख की। तो मैं क्या करूंगा, मेरी जो जितनी सेविंग आ रही है उसमें 5 लाख तो मेरा किसमें जा रहा है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस में जा रहा था। मेरी नेट सेविंग कितनी हो रही है? 23 - 5। तो मेरा पेबैक पीरियड कितना हो गया? 90 / 18। तो ये भी आपका एक नंबर में सवाल आ सकता है कि इस टाइप का कि आपको पेबैक निकालने के लिए आ जाए। ठीक है ना। अब आता है कि एडवांटेजेस क्या है। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज पेबैक पीरियड, उसके एडवांटेजेस क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेबैक पीरियड का, ये सिंपल इन बोथ कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन। जो उसका कंसेप्ट है पेबैक पीरियड का वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना। और इट डज नॉट यूज टीडीएस कैलकुलेशन, मतलब उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं होती है, इसलिए बहुत बड़ा सिंपल मेथड है। और इसका क्या करता है कि इट फेवर्स द प्रोजेक्ट विच जनरेट द कैश फ्लो इन अर्लियर ईयर्स। मतलब इसका कहने का मतलब है कि मान के चलो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया, ठीक है ना, अगर उसमें मान के चलो मैंने प्रोजेक्ट लगाया, उसमें कैश फ्लो मेरे को शुरू के सालों में बहुत ज्यादा मिल रहा है। ठीक है ना। कोई कोई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमको कैश फ्लो ज्यादा मिलता है, तो उसको तो ये फेवर्स करता है पेबैक पीरियड। लेकिन मान के चलो कोई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको 3 से 4 साल तक आपको क्या कहते हैं, वो नहीं मिलेगा, कैश फ्लो ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन 4 5 साल के बाद कैश फ्लो मिलना आपको शुरू हो जाएगा, लेकिन वो उसको फेवर नहीं करता है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अगर कोई पूछेगा कि अगर नेगेटिव पॉइंट क्या है पेबैक पीरियड का, तो वो क्या करता है, एक तो एडवांटेज ये है कि वो जो उस फेवर करता है जो जनरेट करता है कैश फ्लो जो अर्लियर ईयर।
तो अर्लियर ईयर में जो भी प्रोजेक्ट आपको कैश फ्लो जनरेट करेगा उसको तो फेवर करता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेट करता है जो कि जैसे कि कोई कैश फ्लो हमको जनरेट करेगा, मतलब सेविंग देगा 5 साल बाद 6 साल बाद, ठीक है ना, तो उस प्रोजेक्ट को ये डिस्क्रिमिनेट करता है हमारा पे बैक पीरियड। अब लिमिटेशन क्या है, मतलब एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है, पे बैक पीरियड क्या होता है, एक दो बार पूछ चुकी है BEE, तो उसमें क्या क्या लिखोगे? तो पहला ये है कि जब पे बैक पीरियड खत्म हो जाता है, मतलब जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया तो वो आफ्टर, जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट लगा देते हैं उसके पे बैक पीरियड का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा 3 साल बाद आएगा, तो आपने क्या किया उसमें 3 साल का क्राइटेरिया लिया। अगर मान लो कोई भी आपने फैन का रिट्रोफिट किया, अब रिट्रोफिट करने के बाद आपका 2 साल का उसका वो निकल आया, पे बैक पीरियड में आपका 2 साल आ गया, लेकिन उसको आप 10 साल या 15 साल चला रहे हो, तो रेस्ट जो बचा हुआ आपका जो ईयर है पे बैक पीरियड, उसको अकाउंट नहीं करता है, वो इनिशियल के जो 2 ईयर्स का जो भी सेविंग है उसको कंसिडर करता है, लेकिन आपका जो बाद की जो सेविंग आ रही है उसको कंसिडर नहीं करता है, तो वो एक इसका लिमिटेशन हो गया। क्या हो गया? लिमिटेशन हो गया। दूसरा की जो फेवर्स करता है जो कैश फ्लो जो अर्लियर ईयर्स में है, मतलब जो भी हमको जो अर्लियर ईयर्स में कैश फ्लो मिलेंगे उसको फेवर करता है। तीसरा करता है कि इट डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, कोई बताएगा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? हाँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, बताओ मुकेश। आइडिया नहीं है। अच्छा मुकेश तुम बताओ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? टाइम वैल्यू मनी पे हम्म क्या बोलेंगे अगर टाइम वैल्यू मनी का कंसेप्ट रहता है, तो टाइम वैल्यू मनी का क्या रहता है? क्या क्या बोलेंगे टाइम वैल्यू मनी को? मतलब अगर मेरे को लिमिटेशन पूछा जाए तो इट डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम वैल्यू मनी को कंसीडर नहीं करता है, ठीक है ना। तो टाइम वैल्यू मनी का मतलब, हाँ बोलो बोलो। इसका मतलब नहीं पता है सर, एक बार बता दीजिए। हाँ मैं बताता हूँ, देखो टाइम वैल्यू मनी का मतलब है कि जैसे आज 10 रुपए है, ठीक है ना, आज 10 रुपए है, अब मान के चलो 10 साल बाद 10 रुपए की क्या वैल्यू होगी, समझ में आया? तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू मनी, समझ में आया? मतलब हम लोग जो फ्यूचर कॉस्ट जो होती है ना, फ्यूचर कॉस्ट होती है उसको हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं, बट आपकी जो मनी की जो वैल्यू होती है टाइम के साथ, हमको जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट में भी यही आता है कि जैसे कि आपकी जो वैल्यू है, जैसे हमको आज की 10 रुपए की जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो 10 साल बाद कितनी होगी उसको हम लोग कोरिलेट करेंगे कितने रेट ऑफ रिटर्न पे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या करता है कि हमारी कॉस्टिंग के लिए काम आता है, ठीक है ना, कि आज से 10 साल पहले क्या चीज थी और 10 साल बाद क्या होगी, समझ में आया? तो जब हम लोग NPV पढ़ेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट, तब जाकर आपको और समझ में आएगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है मतलब आज की जो हमारी जो, मतलब कोई चीज की अगर हमको 10 साल बाद की कीमत निकालनी है, ठीक है ना, तो हम लोग उससे किससे निकालेंगे? NPV मेथड से निकालेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू मनी, कि मनी की जो वैल्यू टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। मतलब अगर आज मान लो 10 रुपए है, तो वो 10 रुपए से मेरे को फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू होगी उस 10 रुपए की, ठीक है ना, और जो 10 साल पहले जो 10 रुपए थे उसकी क्या वैल्यू थी, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है ना। तो पे बैक पीरियड पे हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं टाइम वैल्यू मनी, ठीक है ना। ये हमारे लिमिटेशन हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है कि एग्जाम में। अब मान के चलो दो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, फॉर द एग्जाम्पल कंसीडर द कैश फ्लो ऑफ टू प्रोजेक्ट्स A and B, मतलब दो प्रोजेक्ट्स है मेरे पास, एक प्रोजेक्ट है A, एक है मेरे पास B, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ, एक A है एक B है, इन्वेस्टमेंट मैंने दोनों में सेम डाला, ठीक है ना। अब अब इसमें आपको कौन सा प्रोजेक्ट लग रहा है कि कौन सा अच्छा है, A अच्छा है कि B अच्छा है? अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि अगर एग्जाम में मान के चलो आपने 1 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है ना, ऐसे ही सवाल आते हैं BEE में, और आपके पास दिया कैश फ्लो A का दिया और कैश फ्लो B का दिया है, आपसे पूछा है कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट लूंगा, A वाला प्रोजेक्ट को लूंगा या B को लूंगा, तो आप इसको कैसे निकालेंगे एग्जाम में? ए तो होगा, इनिशियल कैश फ्लो ज्यादा है ए में। बी मतलब बी आप कह रहे हो कि A में आप A को कंसिडर करोगे, ठीक है, राइट। आप एक को कंसिडर करोगे। अब आप कैसे कंसिडर करोगे मुकेश जी, आप कौन सा लोगे?
ओवरऑल जो देखा जाए उसमें टोटल 6 इयर्स में जो हमारी सेविंग्स है ना, जो हमारी saving है, उससे ज्यादा निकल रहा है। देखो, अगर मैं पे बैक पीरियड से चलता हूँ, पे बैक पीरियड तो ये मान लो, अगर मैं 3 साल का पे बैक पीरियड, अगर मैं पे बैक पीरियड लेता 50 3 80, ठीक है ना, 80 इसका और 1 लाख, 1 लाख तो तुम्हारा यही पे बैक आ गया, 3 साल का पे बैक आ गया लगभग हम्म प्रोजेक्ट ए से, ठीक है ना। हम्म लेकिन इसमें प्रोजेक्ट बी में आपका 3 साल का पे बैक नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब एक्चुअल में प्रोजेक्ट बी जो है वो अब प्रोजेक्ट बी में क्या हो रहा है, 3 साल के बाद 40,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, 60,000 आ रहा है। जबकि इसमें 3 साल के बाद जो आ रहा है आपका 10,000 आ रहा है और 10,000 20,000 आ रहा है, और उसके बाद कितना आ रहा है, 1.5 लाख रुपए आ रहा है। तो अगर मैं टोटल सेविंग देखूंगा 6 साल तक की, तो टोटल सेविंग तो बी में ज्यादा आ रही है। लेकिन मेरे को पे बैक वाला पीरियड क्या कह रहा है कि आपका ए वाला प्रोजेक्ट ज्यादा फिजिबल है एज कंपेरिजन टू बी। भाई यही तो बोल रहा है पे बैक। अगर मैं पे बैक से निकालूंगा तो पे बैक क्या बोला, पे बैक किसका पहले आएगा, ए का आएगा कि बी का आएगा। एक भाई अगर आएगा, मैं एक ए का आएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन ओवरऑल जो सेविंग है वो किसमें ज्यादा है, बी का। तो इसलिए क्या रहता है कि आपका जो पे बैक पीरियड है वो हमारा सही क्राइटेरिया नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट का, क्योंकि वो क्या करता है, वो डिफरेंशिएट करता है, वो सिर्फ इनिशियल कैश फ्लो लेगा शुरू के ईयर्स के, ठीक है ना। वो बाद के कैश फ्लोज नहीं लेता है, 4 5 6 साल के उसने कैश फ्लोज नहीं लिए, तो क्या कर रहा है, तो इसी तरीके की इसका लिमिटेशन है। अब मान लो एग्जाम में अगर उसको आता है तो आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको तो एक पे बैक पीरियड से आप कर सकते हैं, दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका एनपीवी निकालना पड़ेगा। आपको भी बताऊंगा एनपीवी क्या होता है, एनपीवी होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो आपको एक इसका रेट ऑफ रिटर्न मानना पड़ेगा, तो दोनों की एनपीवी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए प्रोजेक्ट की भी निकालनी पड़ेगी, बी प्रोजेक्ट की भी निकालनी पड़ेगी। जिसकी एनपीवी वैल्यू, जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी, उस प्रोजेक्ट को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो एग्जाम में आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जब एनपीवी पढ़ेंगे तो उसके ऊपर और न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे ऐसे ही। तो आपको जनरली अगर एग्जाम में आता है तो तुम आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देगा, तो जिसका एनपीवी, जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगा, वो प्रोजेक्ट हमको कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जैसे सवाल हमको एग्जाम में आते हैं, जैसे अगर 1 नंबर में पूछ लिया कि ये दो प्रोजेक्ट दिए हुए ए और बी, तो आपको कैसे कंसिडर करना है, आपको पे बैक निकालना पड़ेगा, अब सॉरी आपको वो प्रोजेक्ट निकालना पड़ेगा जिसका एनपीवी पॉजिटिव आएगा और जिसका ज्यादा होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हमारा, तो ये हमने क्या किया, समझने के लिए ले लिया कि पे बैक पीरियड हमारा सही क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि अगर पे बैक पीरियड सही क्राइटेरिया होता तो हमारा प्रोजेक्ट बी जो था वो अपना फिजिबल नहीं होता एज कंपेरिजन टू प्रोजेक्ट ए। लेकिन रियलिस्टिक में प्रोजेक्ट बी जो है वो हमारा सही क्राइटेरिया एज कंपेरिजन टू प्रोजेक्ट ए। अब आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी हमने पढ़ा पे बैक पीरियड, अब हमारा दूसरा आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अब क्या आता है कि आरओआई जो होता है ना, आरओआई इनवर्स रहता है। अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पे बैक पीरियड विद आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमारा, हमने जितना हमारा जो पैसा लगाया उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। तो हम लोग जनरली डिपेंड करते हैं कि आरओआई एक्सप्रेस द एनुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ प्रोजेक्ट एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल कॉस्ट और इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब हमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डाला उस पर हमको कितना परसेंट हमको रिटर्न मिलेगा वो हम देखते हैं। तो इसका जो जनरली फॉर्मूला होता है वो होता है एनुअल नेट कैश फ्लो डिवाइडेड बाय कैपिटल कॉस्ट इनटू 100। अब मान के चलो अगर हमारा जो जितना हमारा जो आरओआई होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए जितने पे हमने पैसा लगाया, मतलब जितने पे हमने कॉस्ट ऑफ मनी लगाया है उससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी हमको प्रोजेक्ट हमारा जो है फिजिबल माना जाएगा। जो जितना ज्यादा आपका रिटर्न होगा इन्वेस्टमेंट पे उतना ही ज्यादा आपको, जैसे आपने कोई भी घर लेते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने 10 लाख का घर लिया, तो उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, तो जितना ज्यादा आपको उसमें आपको परसेंटेज में आपको उतना ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसमें आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ता जाएगा। अब मान लो आपने 10 लाख का घर लिया, अगर 3 साल के बाद उसकी वैल्यू 15 लाख होती, 20 लाख होती, तो आपका आरओआई बढ़ता जाएगा। अगर वही वैल्यू 10 लाख की जगह 5 लाख हो गई, 8 लाख हो गई, तो वो रिटर्न कैसा हो गया, मतलब नेगेटिव रिटर्न हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव रिटर्न। तो हमेशा हमारा रिटर्न जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब जैसे कि हमने एक सवाल करते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, जैसे कि एन आउटले ऑफ रुपीज इतना इक्विपमेंट हमने एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ना आफ्टर टैक्स कैश फ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है ना। 6 साल तक हमको कितना मिला, मतलब हमने इक्विपमेंट लिया, ठीक है ना। हमने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया, 1,100,000 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन हमको जो एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना हो रहा है, 25,000 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है, 25,000 रुपये। कितने साल के लिए हो रहा है, 6 साल के लिए हो रहा है। तो व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, 25,000 डिवाइडेड बाय इतना इनटू 100 कर दिया,
तो हमारा आरओआई कितना आ रहा है? 25% हमारा आरओआई आ रहा है। अगर इसमें कोई आपको वो पूछता पे बैक पीरियड, तो पे बैक पीरियड आपका कितना निकालते आप, कैसे निकालते? आपका पे बैक पीरियड कितना होगा? 25,25,000 पे आ रहा है, तो 4 साल के बाद आपका पे बैक पीरियड भी इसमें आ गया। तो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल करना है। अब ये आरओआई जो है सर, आरओआई जो है हाँ हाँ वो हाँ जैसे इसमें 6 इयर्स के लिए दिया हुआ है ना? तो हम्म ओवरऑल जो अपन इस प्रोजेक्ट की आरओआई निकाल रहे हैं 6 इयर्स के लिए, इसका मतलब हम्म। ये हुआ कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 6 साल चलाने के बाद सिर्फ 25% ही उसका नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसने क्या हाँ है कि उसने बोला है कि हमने इक्विपमेंट खरीदा 1 लाख का, ठीक है ना? हाँ। और एक हम्म, लाख के इक्विपमेंट के बाद उस इक्विपमेंट से हमको हर महीने हर साल जो है 25,000 में मिल रहे हैं, हम्म, ठीक है ना? वो कैश फ्लो कह रहा है वो रिटर्न कैश फ्लो का मतलब है कि आपने मान लो 1 लाख रुपए लगाए, 1 लाख रुपए लगाने के बाद वो 6 साल तक वो 25,000 पे दे रहा है, ठीक है ना? तो 1 लाख रुपए आपने दिखाया है, तो उसका जो 1 लाख रुपए का जो आपने इक्विपमेंट लिया उसकी कॉस्ट तो 1 लाख रुपए रहेगी ना हम्म। भाई। आपने 1 लाख रुपए आपने मान के चलो 1 लाख का कोई चीज खरीदी, तो ठीक वो है। इक्विपमेंट तो आपके पास रहेगा ना 1 लाख रुपए का। उसके अलावा 1 लाख के अलावा आपको हर जगह हर महीने 25,000 रुपए मिल रहे हैं। मतलब एक समझ लो आपने पॉलिसी ली, एक उसने हाँ बोला कि 1 लाख रुपए तो आपके पास रहेंगे रहेंगे, और हर साल आपको मनी बैक हम देते रहेंगे 25,000 25,000 रुपए। तो वैसे ही उसने क्या किया, आपने इक्विपमेंट ले लिया तो इक्विपमेंट तो आपका हो ही गया ना, हाँ समझ में हाँ। आया? और उसके ठीक। अलावा आपको 25,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो रिटर्न कितना हुआ आपका? 25,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख रुपए। आपने 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए हाँ में आपको 25,000 रुपए मिल रहे हैं, और 1 लाख हाँ तो 1 लाख है ही ना आपका, हाँ 1 लाख हाँ तो आपका पड़ा हुआ है। तो वो हाँ। आपका हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब जितना आपने 1 लाख लगाया, तो आपको कितना टोटल अमाउंट है? 1 लाख तो है ही आपका, 25,000 मिल रहा है। तो रिटर्न कितना हो गया आपका? 25,000 रुपए आपका रिटर्न है उस पर। तो 25,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख रुपए, वो आपका रिटर्न हो गया 25%। समझ में आया? तो तो इक्विपमेंट तो हो ही गया ना, जो भाई आपने कुल वो मिला इक्विपमेंट के आरओआई जो है, आरओआई जो है वो हाँ ओवर हाँ द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, कास्ट है। हाँ ये ओवर द इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉफिट आ रहा है आपका, कैश फ्लो उसको ही बोलते हैं। कैश फ्लो का मतलब है कि अमाउंट जो है हमने जो पैसा लगाया, जैसे आपने एक घर ले लिया, अब घर का आपको पता है कि आपने 10 लाख का घर ले लिया और आपको साल भर का उसमें रेंट आ रहा है, मतलब मान के चलो 1-1 लाख रुपए आ रहा है। तो आपका वो आरओआई कितना हुआ? 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10 लाख रुपए। 10 लाख घर तो आपका है ही है, लेकिन एक जी। लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 करूंगा तो वो क्या हो गया मेरा? 10% क्या हो गया उसके ऊपर? आरओआई हो गया, ठीक है ना? हम्म। तो आपको कभी भी आरओआई निकालना होगा किसी भी चीज का, तो आप उसका कैश फ्लो निकालोगे। कैश फ्लो निकालने का मतलब है कि जो अपने फिक्स कॉस्ट जो लगाई है उसके ऊपर जो आपको वो आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, वो आपका आरओआई हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से हम लोग आरओआई कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो अब इसका आता है इसका मतलब, इसका मतलब एक डाउट और था सर। इसका हाँ मतलब आरओआई कभी भी कैलकुलेट होगा वो सेविंग आने के बाद? हाँ नहीं, सेविंग आने के बाद ही होगा, हाँ जो प्रॉफिट में ही होगा आरओआई तो। रिटर्न तो मतलब आपका पॉजिटिव, हाँ आरओआई को अपन पहले से नहीं कर सकते हैं कि इतना पैसा नहीं लगाएंगे तो रेस्टोरेंट आना नहीं चाहिए? नहीं 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 नहीं, वो कैश फ्लो जब जनरेट होगा वो 1 साल के बाद ही आएगा। ठीक है वो ठीक तो है सर। पहले नहीं, वो आप जब वो होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो आप बोल रहे हो ना, वो जी जी। अलग है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अलग है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अलग है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में आप अज्यूम कर सकते हो कि मेरे को इतना मिलेगा इतना मिलेगा। मान लो आपने क्या किया, आपने बोला कि आज इसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है ना? और आपने हम्म, अज्यूम कर लिया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब आपने 15% अज्यूम कर लिया कि इसकी वैल्यू इतने के हिसाब से 10 साल बाद होगी, ठीक है ना? हाँ हाँ। तो उसको आप बोल सकते हैं, वो अलग चीज है, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट में लगाया है उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, उसको बोलेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? तो दोनों चीजें अलग अलग है। अभी आईआरआर भी पढ़ेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो उससे ठीक। कंफ्यूज नहीं होना उसको। तो नितिन जी, एक क्वेरी था कि एक प्रोजेक्ट करने से पहले हम आरओआई नहीं निकाल सकते? मान लीजिए मैं आरओआई सपोज, नहीं नहीं, आपको हाँ नहीं, आरओआई आप जो प्रोजेक्ट करने से पहले आप निकाल सकते हो आरओआई। अगर आपको आपको उसमें ये देखना पड़ेगा कि आपका जो सेविंग हो रहा है, जैसे आपने पे बैक पीरियड हाँ, निकाला, आपको उसको फिर कैश फ्लो में तोड़ना पड़ेगा। फिर उसमें क्या है ना, जो करेक्ट एक होती, करेक्ट। हाँ, वो आपका एक होती केमिकल इंजीनियरिंग होती है, ये होती फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे आपने पढ़ा होगा अगर किसी ने एमबीए किया होगा तो उसको पता रहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट रहता है। जब मैं कर रहा हूँ अभी एमबीए मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से, तो हमारा एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसमें क्या रहता है कि यही चीजें होती हैं उसमें, कि कैश फ्लो जो होता है उसमें आप निकाल सकते हो। जैसे आपने एक फैन की सेविंग निकाली, ठीक है ना?
अब क्या है कि 3 साल तक तो आप उसको कैश फ्लो नहीं मानोगे ना, 3 साल के बाद फैन आपको सेविंग देगा ना। तो 3 साल के बाद आपको मान लो साल में आपको 25, आपने दिन में आप 25 किलोवाट, 1 घंटे में आपका 25 किलोवाट रहता है, तो आपने साल का निकाल दिया 7,000 रनिंग आवर इंटू 25 किलोवाट इंटू कॉस्ट ऑफ जो भी किलोवाट की होगी उससे निकाल दिया। तो आप ये निकाल सकते हो कि आपका जो कैश फ्लो है, यही तो मैं चीज समझा रहा था जब मैं ये ए और बी प्रोजेक्ट समझा रहा था, तो मैं यही तो समझा रहा था कि जो पेबैक पीरियड होता है वो इस चीज को कंसीडर नहीं करता है कैश फ्लो को, समझे। वो कंसीडर करता है आपका एनपीवी मेथड। क्या करता है? एनपीवी मेथड। तो हमारा जो जैसे इन्होंने पूछा कि ये हिमांशु जी ने कि हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तब कंसीडर करेंगे जब हमारा पे बैक पीरियड खत्म हो जाएगा, तब हम लोग दिखा सकते हैं कि हमको एज अ सेविंग इतना कैश फ्लो जनरेट होगा अगर हमने इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। जनरली हम लोग प्लांट में क्या करते हैं, हम लोग प्लांट में जो कंसीडर करते हैं पे बैक पीरियड में करते हैं, क्योंकि आरओआई थोड़ा से और हायर लेवल पे चला गया, इतनी चीजें लोगों को समझ में नहीं आती हैं, ठीक है ना। तो लोग क्या है कि पेबैक पीरियड पे खत्म कर देते हैं कि हाँ इतना कॉस्ट लगाना, इसका निकल गया, ठीक है ना। अगर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट चेक हो जो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें आपको अगर सेविंग दिखानी होगी तो वो आप उसको आरओआई से दिखा सकते हो, या अपना ये एनपीवी मेथड हो या इंटरनल इस मेथड से भी आप दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये आपका एक एज अ आप जब कैपेक्स करते हो उसमें ये कैलकुलेशन थोड़ी बहुत काम आती है। उसी चक्कर में ये आपको चैप्टर डाला है BEE ने कि आपको जब भी आप फाइनेंसिंग करते हो, ऑडिट की या कुछ भी करते हो, तो उसमें ये सारी कैलकुलेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। अब आता ओके है, ओके सर। हाँ तो सर मेनली कोई लॉबी जब, में है तो उसको ऐड कीजिए। अच्छा कोई कौन है लॉबी में? अर्पित आया है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अब जैसे कि आपका अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे कि एग्जाम में कई बार पूछ चुकी BEE कि जो पेबैक पीरियड है या IRR मेथड है, ये आपका एनपीवी मेथड है, इनकी लिमिटेशन क्या है, इनके एडवांटेजेस क्या है, तो ये पढ़ लेना। वैसे तो मैंने BEE का ही डाला है इसमें, ठीक है ना। तो वो आप पढ़ लेना कि इनमें एडवांटेजेस क्या है, किसके लिमिटेशन क्या है, ये आप पढ़ लेना, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। और न्यूमेरिकल तो मैं आपको इतने करा लूंगा कि न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। जो BEE के पेपर्स के न्यूमेरिकल है और जो दुख के एक आध न्यूमेरिकल है वो सब करा लेंगे, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो तुम्हारा आपकी हो जाएगी। लेकिन जो थोड़ी बहुत थ्योरी रहती है, थ्योरी की आप एक बार BEE की किताब भी देख लिया करो उसकी, अगर नहीं है तो मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है ना। तो उसमें जो थ्योरी थोड़ी बहुत पार्ट होता है ना थोड़ा बहुत, वो आप पढ़ लिया करो, ठीक है ना। अब एडवांटेजेस ऑफ आरओआई, आरओआई का जो एडवांटेजेस क्या होता है कि ये भी एक सिंपल मेथड और इजी टू कैलकुलेट है, ठीक है ना। और उसमें जो रिटर्न आता है वो किसके आता है, परसेंटेज मेक इट इजियर टू एवेल्यूएट अगेंस्ट द बोरिंग इंटरेस्ट। मतलब मान के चलो आपने इसमें क्या कर रहे हो, आपने जो पैसा लगाया है, पैसा अगर मैं आपने लोन लगाया, इक्विटी लगा रहे हो, तो उसके अगेंस्ट आप ले रहे हो। जैसे कि आपने कोई घर लिया 8% का, मान लो आपने कोई चीज लिया 8% पे इंटरेस्ट पे लिया लोन, और उसका आरओआई आपको ये बताएगा कि अगर मैं इतना परसेंट पे लोन लिया हूं और मैं साल में जो मेरा इतना सेविंग आ रहा है वो उसको जस्टिफाई करती है कि नहीं है, ठीक है ना। तो उसको भी एक तरीके से वो आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको उसको भी सिग्निफाई करती है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। दूसरा है इसका लिमिटेशन। क्या है लिमिटेशन, क्या है कि इट डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करती है, ठीक है ना। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इट आल्सो डज नॉट अकाउंट फॉर द वेरिएबल नेचर ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो, ठीक है ना। अब इसका कोई मीनिंग बताएगा कि इट आल्सो डज नॉट अकाउंट फॉर द वेरिएबल नेचर ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये कह रहा है कि इट आल्सो डज नॉट अकाउंट फॉर द वेरिएबल नेचर ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो, इसका क्या मतलब हुआ? तो बताओ क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? आरओआई में लिखा है कि वो उसको जो वेरिएबल नेचर जो होता है एनुअल कैश इनफ्लो को उसको कंसीडर नहीं करती है, इसका क्या मतलब हुआ? बताओ। जो चीजें मार्केट के हिसाब से अप डाउन होती हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। और बेसिकली इसमें और वेरिएबल्स का मतलब ये है
कि जैसे मान लीजिए कोल का प्राइस जैसे बढ़ घट रहा है या कोल ब्लॉक का, तो उसके हिसाब से नहीं लेंगे अपन। ये भी तुम बोल सकते हो। देखो इसमें ये नहीं कह रहा है कि ये तो हो सकता है कि जो जैसे कि डज नॉट अकाउंट द वेरिएबल नेचर, और जो वेरिएबल नेचर है एनुअल कैश इनफ्लोज का, उसको अकाउंट नहीं करती है। दूसरा ये कह रहा है, ठीक है ना, अब वो इसका मतलब कह रहा है कि जो 25% रिटर्न हमने इंडिकेटेड दिया वुड बी इकोनॉमिकली वैलिड ओनली इफ द इन्वेस्टमेंट यील्ड ₹25 पर ईयर इन perpetuity, नॉट अ वेरी रियलिस्टिक कंडीशन। ठीक है ना। अगर मान लो आपने इसको जो परपेचुइटी का मतलब होता है कि एक तरीके से मैं बोलूं कि जो मैच्योरिटी डेट होती है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैच्योरिटी होती है किसी भी पॉलिसी की, मैच्योरिटी होती है, उसको कंसीडर करके हम लोग इन्होंने मतलब आरओआई का कंसेप्ट बनाया है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपका रिटर्न जो है वो 25% है, वो उससे भी कम भी हो सकता है। समझ में आया? उससे कम भी हो सकता है कि इसलिए वो जो वैल्यू जो कंसीडर कर रहे हैं हम लोग आरओआई का, वो बिल्कुल फिक्स नहीं होगी 25% रिटर्न आ रहा है। ठीक है ना। वो आपकी नॉट अ वेरी रियलिस्टिक कंडीशन, जैसे कई बार पॉलिसी में लिखता है कि ये रहता है कि टर्म्स एंड कंडीशन में रहता है कि आपका ये सब्जेक्ट टू मार्केट है। ठीक है ना। तो वही ये कहने वाला है कि जो 25,000 पर ईयर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, वो एज अ जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है ना, जो लिखते हैं हम लोग कि इतना होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उतना, उससे ज्यादा भी हो सकता है वो वैल्यू, उससे कम भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इसको वो अकाउंट नहीं करती है। मतलब वो वही कहना चाहता है कि ये जो वैल्यू है ये लमसम है, मतलब जो मेथड है अप्रोक्सीमेटली हमको आरओआई बता देता है कि इतना हमको रिप्रेजेंट करता है, वो एग्जैक्ट नहीं बताता है। ठीक है ना। तो ये इसका लिमिटेशन है। अब अब ये इंपॉर्टेंट है कि टाइम वैल्यू मनी क्या होता है। ठीक है ना। अब टाइम वैल्यू मनी का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग टाइम वैल्यू मनी की बात करते हैं तो एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि कंसेप्ट क्या होता है टाइम वैल्यू मनी का। ठीक है ना। तो टाइम वैल्यू मनी का मतलब होता है कि आज जो पैसा है उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। समझ में आया? जैसे कि अगर मैं फॉर्मूले से वो भी देख सकता हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आज 10 रुपए और 10 रुपए की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू मनी। जैसे कि पीवी क्या है, इसमें प्रेजेंट वैल्यू है। आई क्या, इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न है। टी क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स टू टेक इनटू कंसिडरेशन कितना है। और नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। तो ये आपका क्या है, आपका टाइम वैल्यू मनी का फॉर्मूला है। ठीक है ना। अब मान के चलो जो हमारा पैसा बढ़ता है, मार्केट में आप पैसा लगाते हो, वो क्यों बढ़ता है? वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो पैसा बढ़ता है ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या बढ़ता है? टाइम वैल्यू मनी। जो आज 10 रुपए की जो वैल्यू है वो फ्यूचर में क्या होगी, उसका जो रेट ऑफ रिटर्न रहेगा, उसमें जो रेट मिलेगा, हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, उसके चक्कर में जो भी हम लोग आज पैसा लगाते हैं वो वैल्यू 10 साल बाद, 15 साल बाद वो वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है ना। मान के चलो अगर 15 साल बाद, अगर मान के चलो हमको कोई प्रोजेक्ट लगाना, जैसे मैं प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी की लगा रहा था, तो मैंने आपसे बोला था ये वाला सवाल की दो प्रोजेक्ट है, ए है एक प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए में मेरे को दो दो हजार कैश फ्लो मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट बी में 2,000 3,000, एक दो मतलब दो प्रोजेक्ट है मेरे पास मान के चलो। तो और तरीके से समझते हैं, जैसे ए प्रोजेक्ट है मेरे पास और मेरे पास एक बी प्रोजेक्ट है, तो ए में मेरे को 2,000 रुपये मिला, फिर 3,000 रुपये रिटर्न मिला। ठीक है ना। बी में मेरे को 2,000 मिला, फिर 2,000 मिला, फिर इसमें भी 3,000 मिला, फिर बाद में यहाँ पे 1,000 मिलता गया और यहाँ पे 2-2 हजार कंटिन्यू मिलता गया। तो मुझसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा है, तो इस केस में हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको प्रोजेक्ट ए की भी एनपीवी निकालनी पड़ेगी और प्रोजेक्ट बी की भी एनपीवी निकालनी पड़ेगी। एनपीवी का मतलब है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग किससे निकालते हैं? टाइम वैल्यू मनी के फॉर्मूले से। तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग एनपीवी निकालते हैं। अगर जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा होगी, ठीक है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे कि इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ज्यादा है, क्योंकि इसकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो भी ज्यादा होगी, क्योंकि फ्यूचर पीवी क्या है, आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, और एफपी क्या है, आपकी फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है ना। तो जिसकी पीवी ज्यादा होगी उसकी फ्यूचर वैल्यू भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, तो क्योंकि एफपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीवी। इसको बोलते हैं हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट। तो इसमें हर साल बीडब्ल्यू एक सवाल पूछता है कि आपको दो प्रोजेक्ट दे देगा, ए प्रोजेक्ट बी प्रोजेक्ट, और उसमें आपको पूछेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट फिजिबल है। ठीक है ना। अब जो मैं आपको बात इतनी देर से समझा रहा था कि एनपीवी होता क्या है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर क्या करता है, टाइम वैल्यू मनी, जो टाइम वैल्यू मनी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है ना। दिस इज डन बाय इक्वेटिंग
फ्यूचर कैश फ्लो टू इज करंट वैल्यू टुडे, मतलब जो फ्यूचर में हमको कैश फ्लो मिलेगा ना, जैसे प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी थे, प्रोजेक्ट ए में कितना कैश फ्लो मिल रहा है, प्रोजेक्ट बी के कितना, उनको हम लोग उसकी करंट वैल्यू निकालते हैं और फिर उस बेसिस पे हम लोग प्रोजेक्ट को डिसाइड करते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन यूजिंग एज्यूम्ड इंटरेस्ट रेट, हम लोग क्या करते हैं, एक एज्यूम्ड इंटरेस्ट रेट को करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट रेट। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट रेट, कि हमारा इतना रेट ऑफ रिटर्न से बढ़ेगा और इतना हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम किया है। डिस्काउंटिंग इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है ना। तो डिस्काउंटिंग क्या रहता है, वो कंपाउंडिंग का अपोजिट प्रोसेस। कंपाउंडिंग का मतलब है कि ब्याज पे ब्याज, मतलब ब्याज आज जो 10 रुपए है उसके पे और ब्याज लगेगा, फिर वो 10 रुपए के ऊपर जो वैल्यू आएगी उसके बाद फिर ब्याज लगेगा, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को बोलते हैं हम लोग कंपाउंडिंग। लेकिन जो डिस्काउंटिंग है वो किसका अपोजिट प्रोसेस है, कंपाउंडिंग का, ठीक है ना। कंपाउंडिंग डिटरमाइंस द फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, मतलब अगर आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकालना है तो आप क्या निकालोगे, कंपाउंडिंग प्रिंसिपल लगाओगे। जबकि जब आपको आज की वैल्यू निकालनी है तो उसमें हम लोग क्या रहता है, डिस्काउंटिंग रहता है। तो एग्जाम में जब भी आपको एग्जाम में सवाल कभी भी आएगा तो आपको क्या दिया जाएगा, उसमें डिस्काउंट रेट दिया जाएगा। अगर उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए आएगा तो उसमें वो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेगा सवाल में, ठीक है ना। तो ये दोनों अपना दिमाग में रखना। फिर बोलता है कि द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द ईयरली कैश फ्लोज, कैपिटल कॉस्ट एंड नेट सेविंग इन अगर थ्रू द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एंड सबमिट देम, ठीक है ना। अब जब भी, अब इसका क्या रहता है कि हम प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्ट करेंगे। अगर मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू किसी भी प्रोजेक्ट का पॉजिटिव आएगा तो मेरे को प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, अगर मेरा एनपीवी वैल्यू नेगेटिव आएगा तो मुझे प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना है। अगर मान लो एनपीवी मेरा 0 के इक्वल आता है, एनपीवी 0 में मेरा प्रोजेक्ट की क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। तो तीन चीजें आपने आज पढ़ ली हैं कि एनपीवी पॉजिटिव रहेगा तो मेरे को प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, अगर एनपीवी मेरा नेगेटिव होगा तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है, अगर एनपीवी 0 होगा तो प्रोजेक्ट मेरा न्यूट्रल है। तो ये तीनों पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए जब आप ये एनपीवी वैल्यू मेथड से काम करोगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आपका सी एफ नॉट, सी एफ वन क्या है, ये मेरे फ्यूचर कैश फ्लो है। क्या है ये मेरे, जैसे आपको 5 कैश फ्लो दे दिए गए, ए जैसे आपको मान लो ए प्रोजेक्ट के 5 दो हजार के 5 कैश फ्लो दिए, बी के भी 1000 2000 3000 4000 5000 6000, ठीक है ना। अब मान के चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अब बताना, जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट है और ये मेरा बी प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। इसमें मेरे को 1000 1000 1000 1000 और 1000, 1 2 3 4 5, ये 5 कैश फ्लो मिले। और इसमें मेरे को मिले 1000 1000 और 1200, फिर 1000, फिर 900, मान के चलो मिले मेरे को ऐसे, ठीक है ना। अब मुझसे पूछा जाएगा कि ए और बी में से कौन सा प्रोजेक्ट निकालना है, कौन सा है। तो इसमें क्या करोगे आप, के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू एज्यूम करोगे। मान के चलो आपने आईआरआर को के की वैल्यू 10% आपने एज्यूम की कि दोनों प्रोजेक्ट में को इतना रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, उस 10% पे आप ए प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालोगे और बी की प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालोगे। तो जिसकी एनपीवी आपकी ज्यादा होगी वो प्रोजेक्ट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट ईयर में इतना 1000 पे आया, इसमें भी 1000 पे आया, सेकंड में इतना, हाँ बोलो नहीं बोलो। समझ गया। हाँ, तो आपको क्या करना है, अभी 2 4 न्यूमेरिकल करेंगे और समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं खुद का न्यूमेरिकल बना के आपको समझा रहा हूँ कि दो प्रोजेक्ट हैं ए और बी। तो पहले साल में ए से हमको जो कैश फ्लो जनरेट हुआ 1000 पे हुआ, बी से भी 1000 पे हुआ, दूसरे साल में ए से भी 1000 हुआ, दूसरे साल में आपका बी से भी 1000 पे हुआ, तीसरे साल में ए से 1000 पे हुआ, चौथे साल में बी से 1200 हुआ है, पांचवें में ए से 1000 पे हुआ है और बी से ए भी 1000 हुआ है, छठवें में से 1000 हुआ और उससे हो गया मेरा 900। तो ए और बी प्रोजेक्ट थे। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम करना पड़ेगा। और दोनों को आपने मान लिया, आपने एज्यूम कर लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। जब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने दोनों की वैल्यू निकाली एनपीवी, तो जिसकी ज्यादा एनपीवी होगी वो प्रोजेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको, ये सी एफ नॉट 1/k0 1/k1, ये क्या है आपके कैश फ्लो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एनपीवी का, जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है। इस पे हर साल आपका एक ना एक सवाल बी डबल ई डालती है, ठीक है ना। आए तो 10 नंबर में आएगा या 5 नंबर में आएगा, तो ये पढ़ लेना। इसके न्यूमेरिकल अभी हम लोग करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा अपने को कि किस तरीके से सवाल बी डबल ई में आते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने को पूरा क्लियर होना चाहिए। अब
क्राइटेरिया फॉर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस, तो क्राइटेरिया किसी भी प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस का क्या रहता है कि एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट अगर एनपी की वैल्यू 0 हो और इक्वल्स टू 0 हो, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट इफ इट्स नेगेटिव, 0 एनपी वैल्यू का रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रल करता है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। अब जैसे कि ये सवाल दिया है, दो दिए हुए हैं, अपना प्रोजेक्ट 1 दिया हुआ है और प्रोजेक्ट 2 दिया है, तो आप उसको कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बताओ मुकेश, कैसे करेंगे इसको? वही सर, इसमें पी एनपीवी बताओ। का फॉर्मूला बनाएंगे हाँ, तो आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट 1 में आप एनपीवी निकालोगे, प्रोजेक्ट 2 की एनपीवी निकालोगे, जिसमें जिसकी ज्यादा एनपीवी होगी वो अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है ना? तो जैसे कि अब इसके एडवांटेजेस क्या है, एनपीवी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? ये है कि ये टाइम वैल्यू वर्निंग को कंसीडर करता है, और क्या करता है, थ्रू आउट प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट में कैश फ्लो जो जनरेट होता है ना किसी भी प्रोजेक्ट से, उसको कंसीडर करता है। तो जो आपका एनपीवी है वो आपका पेबैक से और जो दूसरे मेथड है उनसे कई गुना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें हम लोग कैश फ्लो है पूरे जो प्रोजेक्ट की जो लाइफ है उसमें हम लोग कंसीडर करते हैं। अब जैसे कि उसका सॉल्यूशन था कि हमारा हमारा जो ये था रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो कितना है, 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000। ठीक है ना? तो जनरली क्या रहता है, जितना मैंने इन्वेस्टमेंट लगाया है, कैपिटल कॉस्ट मैंने कितनी लगाई है, इतनी लगाई है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल कॉस्ट जो इतनी लगाई है उसकी उसको माइनस कर देते हैं, उसके अलावा जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है उसको प्लस करेंगे। भाई आपके आपने जो पैसा लगाया वो तो माइनस ही करना पड़ेगा ना, कैपिटल क्या आपने लगाया है, तो आपने जो भी आप पैसा लगाते हो वो आप माइनस कर देते हो, उसके अलावा जो आपको रिटर्न मिलता है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, छठवें साल, सातवें साल, नौवें साल, 10वें साल, ठीक है ना, वो आपने निकाला। तो इसकी एनपीवी कितनी आ रही है, 10,254 आ रही है। प्रोजेक्ट 2 की कितनी आ रही है, 10,867 आ रही है। तो कौन सा प्रोजेक्ट फिजिबल हुआ, प्रोजेक्ट नंबर 2। समझ में आया? अर्पित समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया मुकेश, समझ में आया? हाँ हाँ सर, समझ में आया। क्या है कि ये इसमें कुछ नहीं है, ये आता है हर साल, इस टाइप का सवाल बीडब्ल्यू में हर साल आता है। वो आपको क्या करेगा, दो कैश फ्लो दे देगा, कैश फ्लो ए दे देगा, कैश फ्लो बी दे देगा, और बोलेगा कि ए प्रोजेक्ट फिजिबल है, बी प्रोजेक्ट फिजिबल है। ठीक है ना? अगर इसमें जैसे हमने इंटरनल, इसमें जैसे हमको रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, मान के चलो अगर रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेट ऑफ रिटर्न अगर मान लो नहीं दिया हो, जैसे इसमें दिए एनुअल डिस्काउंट रेट 8%, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि मेरा डिस्काउंट रेट 10% है, जो भी है उस पर आपको निकालना पड़ेगा। हिमांशु जी समझ में आ गया ये वाला सवाल? समझ में आ गया, जिसका एनपीवी ज्यादा निकलेगा उसको सिलेक्ट करना है। हाँ, उसको सेलेक्ट करना है, बस में कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेशन के लिए करेक्ट आपको खुद करेक्ट। आपको करना पड़ेगा। एग्जाम में आप फॉर्मूला लिखा देना, और थोड़ा तेजी से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपका कैलकुलेशन आप कर लो, क्योंकि पेपर 1 जो होता है थोड़ा लेंथी होता है, इस चक्कर में इसके सवाल बड़े आ जाते हैं एनपीवी एनपीवी के, तो ये रहता है। ठीक है, अब आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो अभी हमने जो पढ़ा था, अब देखो अभी जो हमने पढ़ा है, जितने भी पढ़े हैं ना, अभी मैं जब आपको बीडब्ल्यू की न्यूमेरिकल दिखाऊंगा तो सारे एनपीवी के ऊपर या पेबैक के ऊपर या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंटिंग रेट, इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल है, इसके अलावा कोई वो न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। तो इसलिए जो जो पढ़ा रहा हूँ, ये जो कंसेप्ट, उसको बिल्कुल दिमाग में अपने को होना चाहिए। अब एक और कंसेप्ट आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अभी हमने कई चीजें पढ़ी हैं, एक हमने पढ़ा है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक हमने पढ़ा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, एक हमने पढ़ा है डिस्काउंटिंग रेट, अब आ रहा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो अपने को क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, कि अलग अलग टर्म है, अलग अलग टर्म का अलग अलग मीनिंग है। डिस्काउंटिंग रेट को हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है ना? जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग रेट। ठीक है ना? और रिटर्न इन्वेस्टमेंट का मतलब है जितना हमने इन्वेस्टमेंट की उसमें हमको कितना रिटर्न मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमको बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये अपने को सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब मान के चलो हमको निकालना है, अब अगर मान लो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारे प्रोजेक्ट का क्या है, बाय सेटिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 0। अगर मैं एनपीवी की वैल्यू 0 को रख देता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं एनपी की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो डिस्काउंट रेट भी कैलकुलेट, तो इंटरनल रेट किसी भी प्रोजेक्ट का वो डिस्काउंट रेट होता है जिसपे आपकी एनपीवी 0 हो जाएगी। अब इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में
ठीक है ना। एग्जाम में सवाल क्या आते हैं, देखो एग्जाम में सवाल कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। इंटरनल रेट रिटर्न जो किसी प्रोजेक्ट का वो रेट डिस्काउंट रेट होता है जिसपे आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाएगी। पहले तो ये डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्या होता है, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि फाइंड द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एज्यूम करना पड़ेगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आया? जैसे आप करोगे, आपने बोला 8% पे निकाला, फिर आपने बोला 10% पे निकाला, फिर आपने 15% पे निकाला, तो आपको वो रेट ऑफ रिटर्न निकालना है जिसपे आपका ये जीरो के आसपास आएगा, ठीक है ना। समझ में आया? जैसे कि आपने मान लो 10% पे एज्यूम किया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो आया आपको 400 रुपये कुछ आया, ठीक है ना। और आपने अगला मान लिया 15%, तो वो आ गया -200। तो इसका मतलब है कि मेरा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, आइदर 10 और 15 के बीच में लाई कर रहा है। इतना तो मुझे पता चल गया, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, तो ये जनरली जो सवाल बनेगा आपका 10 नंबर में बनेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आपकी टीडीएस हो जाती है इस वाले सवाल में। तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि रेट ऑफ रिटर्न मेरा कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग उसका सवाल देखेंगे फिर पता चलेंगे, ठीक है ना। तो ये जनरली क्या रहता है, आपका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है ना, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है, पॉजिटिव हुआ है तो उसका मतलब सेविंग हुआ है, ठीक है ना। तो हमेशा जो डिस्काउंट रेट है वो हमेशा ग्रेटर देन रहता है करंट इंटरेस्ट रेट से, तो इसका इन्वेस्टमेंट साउंड हमको माना जाता है। अब जैसे कि एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, जैसे कि प्रपोज प्रोजेक्ट दिया हुआ है जिसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमको 20,000 पे दिया है, और उसका कैश फ्लो जनरेटेड बाय प्रोजेक्ट इन शोर इन द टेबल फ्लो, ठीक है ना। ये हमको कैश फ्लो पहले ईयर में कितना हुआ, दूसरे ईयर में कितना हुआ, थर्ड ईयर में कितना हुआ, फोर्थ ईयर में कितना हुआ, फिफ्थ ईयर में कितना हुआ, सिक्स ईयर में कितना हुआ, ये हमको पता चल गया, ठीक है ना। अब इसका हमको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले 8% अज्यूम किया। जब हमने 8% अज्यूम किया तो ये हमारा आया 2791, ठीक है ना। अब क्या है, अब मैंने उसको 12% एज्यूम किया। जब मैंने 12% एज्यूम किया तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न कितना आया, कितना आया, 495 आया एनपीवी की वैल्यू। अब मान के चलो मैंने 16% किया, तो अब मेरा आ गए 1508। तो इसका मतलब है कि मेरा रेट ऑफ रिटर्न कहाँ लाई करता, 12 और 16 के बीच में लाई करता है। क्या लाई करता, 12 और 16 के बीच में। तो तभी मैं ये कह रहा हूं कि आपको जब भी आप इस तरीके का सवाल करेंगे, ये आपका 10 नंबर में आ चुका है एग्जाम में, एक दो बार BEE ने पूछा है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एजम्पशन करना पड़ेगा। जैसे आपने 8 कर लिया तो आपको लगा कि 2700 तो बहुत ज्यादा नंबर है, तो आपको एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि 4-5% आप बढ़ा दो उसमें। तो आपने इसको 12% किया तो 495। अब 12 के बाद आपने 16 कर दिया, 16 पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो 12 और 16 के बीच में आपका लाई करेगा। तो अब क्या है, आपने 13% पे निकाला, तो 13% पे कितना आ रहा है, ये -65 आपका आ रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन अभी भी ये आपका जीरो नहीं हुआ। तो आपका इसका मतलब क्या है कि ये 12 और 13 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसका, अब जैसे कि आपको दो वैल्यू पता चल गई, जब बहुत ज्यादा कम डिफरेंस आ गया, 12 का भी पता है और 13 का भी पता है, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इंटरपोलेशन मेथड से। कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इंटरपोलेशन मेथड से। तो उसका फॉर्मूला याद रख लो। इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीवी एट लोअर रेट इंटू हाइयर रेट माइनस लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हाइयर रेट, ठीक है ना। तो एनपीवी एट 13% पे आपका कितना था, ठीक है ना, और एनपीवी एट 12% पे आपका कितना है। आप दोनों एनपीवी को क्या करोगे, निकाल लोगे। और 13.5 सॉरी 12 लोअर रेट 12 प्लस 495 इंटू हायर वैल्यू माइनस लोअर रेट 13 माइनस 12 कर दिया, और डिवाइडेड बाय कितना कर दिया, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। तो 495 माइनस माइनस 65, तो आपका आईआरआर कितना आ गया, 12.88% आ गया। तो ये वाला जो फॉर्मूला एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो उसका फॉर्मूला लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो अगर किसी को नहीं समझ में नहीं आया तो मुझसे दोबारा पूछे, मैं दोबारा बताता हूँ इसको कैसे करना है। समझ में आया कि नहीं आया मुकेश, समझ में आ गया आया सर। इसको? हाँ हाँ आ गया सर। अर्पित समझ में आया? हिमांशु जी समझ में आया आपको? हाँ जी, अगर हाँ जी। आपको, हाँ अगर एग्जाम में आएगा तो क्या करना, अगर मान लो आपको टाइम बचता है इस वाले न्यूमेरिकल को, क्या करना, आप करके छोड़ देना ऐसे, ठीक है ना। लेकिन फिर इसको फिर एंड में अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो कभी कभार क्या होता है, इसी को न्यूमेरिकल करते रहोगे तो आप आधा भी कर लोगे ना स्टेप में भी,
तो ये 5-6 नंबर तो वो दे देगा अगर 10 नंबर में आता है तो, ठीक है ना। लेकिन उसको अगर कैलकुलेशन अगर जल्दी कर सकते, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। मेथड तो उसका सिंपल है लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, ये आ चुका है 10 नंबर में, तो इस चक्कर में ये थोड़ा टीडियस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका हो गया, ठीक है ना। तो ये एनपीवी और डिस्काउंट रेट का ग्राफ है। जैसे जैसे मैं डिस्काउंट रेट जो है आपका बढ़ता जा रहा है, आपका एनपीवी नेगेटिव होता जा रहा है, जो कि हमने देखा है। हमारा एनपीवी नेगेटिव हो गया था ना, हम जैसे ही 13 से ऊपर गए हमारा एनपीवी नेगेटिव हो गया। इसका मतलब है कि डिस्काउंट रेट हमारा लगभग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो प्रोजेक्ट पे वो हमको 12%, 12.5% से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो जो आप पूछ रहे थे ना रेट ऑफ रिटर्न मैं कैसे डिसाइड करता हूँ, वो हम लोग डिसाइड करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से, जहां पर हमारी एनपीवी जीरो होगी। जो तुम पूछ रहे थे ना मुकेश कि मैं रेट ऑफ रिटर्न कैसे एज्यूम करूंगा, वो रेट ऑफ रिटर्न आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एनपीवी जीरो करना पड़ेगा। एनपीवी जीरो आपकी तब जिस पे होगी, जिस रेट ऑफ रिटर्न पे होगी, वही आपका रेट ऑफ रिटर्न होगा। समझ में आया कि नहीं आया मुकेश? आया सर, समझ में आ गया। तुम पूछ रहे थे ना कि सर कैसे रेट ऑफ रिटर्न आप तभी डिसाइड करोगे जब आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो होगी उस प्रोजेक्ट की, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको करना होगा, ठीक है ना। अब क्या है कि इसकी एडवांटेजेस क्या है, आईआरआर मेथड की क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो हमको पता होना चाहिए। तो इट अकाउंट्स द टाइम वैल्यू मनी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम वैल्यू मनी को कंसीडर करता है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकाल रहे हैं। दूसरा क्या करता है, इट कंसीडर द कैश फ्लो स्ट्रीम इन इंटायरली, मतलब पूरे में सिस्टम में हम लोग कैश फ्लो उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, सेंस बनाता है कि हमको एग्जैक्ट रेट ऑफ रिटर्न भी आइडेंटिफाई करके देता है। तो ये अपने सब एडवांटेजेस हैं। अब उसका एक लिमिटेशन भी है। अब वो क्या कह रहा है कि द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फिगर कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द लैंडिंग एंड बोरोइंग, हेंस द इंटरनल रेट ऑफ नीड नॉट नेसेसरली डिस्क्राइबल फीचर। क्या करता है कि ये लैंडिंग रेट और जो बोरोइंग जो नीड डिस्टिंग्विश नहीं करता, उसमें जो लैंडिंग और रहता है और बोरोइंग एंड हेंस द इंटरनल रेट ऑफ नीड नॉट नेसेसरली डिजायरेबल फीचर, ये इसका लिमिटेशन है, ठीक है ना। तो ये इसके मेन मेन आपके पॉइंट्स है। अब उसके एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, एक और दूसरा इसमें एक ये पूछ लेना, इसमें एक और ये चीज समझ लो कि अगर आपको एग्जाम में एक बार आ चुका है ये वाला कि आईआरआर में और एनपीवी में क्या होता है, बताओ आईआरआर में और एनपीवी में क्या कंपैरिजन है, बताओ कैसे। अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आया है एनपीवी में और आईआरआर में, तो आप कैसे लिखोगे बताओ, मुकेश बताओ क्या लिखोगे इसमें? ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, हम्म। हम कैलकुलेट करते हैं कि उसका रिटर्न जो है वो उसका फॉर्मूला लगा के, और एनपीवी को एनपीवी के हिसाब से फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। और फिर हम उसमें डिफरेंस ये बताएंगे सर कि एनपीवी जो है उससे हम अ, अगर पॉजिटिव में जा रहे हैं कि निगेटिव में आ रहे हैं। एक तरीका ये है, दूसरा आप ये बता सकते हो कि जो एनपीवी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिस्काउंटिंग रेट लेते हैं, ठीक है ना। जबकि आईआरआर में हम लोग क्या करते हैं, जो वो हम लोग एनपीवी की वैल्यू जीरो रखकर उससे इंटरनल रेट ऑफ रेट निकालते हैं। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा इन्होंने जो ये लोग बोल रहे हैं कि एनपीवी से हम लोग जितने भी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एनपीवी निकाल के हम लोग इजीली बता सकते हैं कि वेदर वो प्रोजेक्ट हमारा फिजिबल है कि नहीं है। जबकि हम लोग आईआरआर मेथड से क्या करते हैं कि एक सिंगल प्रोजेक्ट का कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, वो उसका जो टारगेट होगा रेट ऑफ रिटर्न वो अचीव होगा कि नहीं होगा, वो हम लोग सिंपल से आईआरआर के मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये एक बार उसकी जो स्लाइड्स में जो दूंगा तो उसको पढ़ लेना, एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट इज द कंपैरिजन करने के लिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एनपीवी में क्या क्या आपका रेट ऑफ रिटर्न में क्या क्या कंपैरिजन है, ठीक है ना। अब आता है कि कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। अच्छा कोई मेरे को बताएगा सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? सैल्वेज वैल्यू क्या होती है किसी प्रोजेक्ट की? हाँ, सैल्वेज वैल्यू क्या होती है बताओ, बताओ अर्पित क्या होती है सैल्वेज वैल्यू? सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? हम्म, बताओ। आप बताओ मुकेश जी सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? बताओ। सैलवेज वैल्यू वो वैल्यू होती है सर
मतलब जो उस इक्विपमेंट की जब तक लाइफ रहती है तब तक जो कॉस्टिंग रहती है। हम्म। बताओ क्या होगी। या कि ऐसा अपन मान लेते हैं कि वो इक्विपमेंट, जैसे कोई प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं तो वो हमको कितना वैल्यू का वो करेगा। नहीं नहीं नहीं, सैलवेज वैल्यू क्या होती है? फाइनल रिकवरी वैल्यू ऑफ द कैपिटल। जैसे कि आपने गाड़ी ली, ठीक है ना, हाँ आपने 15 साल गाड़ी चला ली। अब हाँ 15 साल 20 साल आपने गाड़ी चला दी, उसके बाद उसको ऐसे ही भेज दिया आपने 15, आपको पता है कि आप इसको गाड़ी करने को ज्यादा फायदा नहीं है, अभी नुकसान ही कर रही है, तो आपने इसको बहुत कम कॉस्ट पे बेच दिया मार्केट में, ठीक है ना। तो वो हो गई आपकी सैलवेज वैल्यू, क्योंकि आपने क्या किया, उस जो आपने खरीदा था उसका आपने प्रॉपर यूज कर लिया। अब उसको लगता है कि आप ये मेरे ज्यादा यूज की काम की नहीं है, अभी मेरे लिए नुकसान नहीं कर रही, तो उसको बेच दो, कुछ भी पैसा मिले, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे उसकी सैलवेज वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट। क्या बोलेंगे? सैलवेज वैल्यू। अगर मान लो अगर मैंने 10 लाख रुपए का मैंने कोई चीज खरीदी, और मैंने उसको 50 हजार में 15 साल बाद उसको यूज करके बेच दी, तो 50 हजार रुपये क्या है, उसकी सैलवेज वैल्यू है। तो जो टोटल मेरा कैपिटल में इन्वेस्टमेंट आएगा वो कितना आएगा? 10 लाख में से मैं 50 हजार जो सैलवेज वैल्यू है उसको माइनस कर दूंगा, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा वो मेरा क्या आएगा? 9.5 लाख रुपए। जो मैंने क्या किया, अगर मैं नेट जो कैपिटल लगा रहा हूँ उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में, पर्टिकुलर कार में, वो कितनी की लगा रहा हूँ? 9.5 लाख की। तो 50 हजार मेरे को सैलवेज वैल्यू उसकी मिल गई है। तो सैलवेज वैल्यू क्या होता है कि हमने इक्विपमेंट को यूज कर दिया। कई बार क्या होता है, कई मशीनरीज होती है अपने प्लांट में जो 20-20 साल हो जाती है, 25-25 साल हो जाती है, बाद में हम लोग तो बेच देते हैं। जब लगता है कि कुछ में आउटपुट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो हम उसको बेच दिए। तो हम सैलवेज वैल्यू का है कि हमको जितना उससे चाहिए था, जो उस मशीन से जितना आउटपुट चाहिए था, वो हम लोग लगभग निकाल लिया है। अब ये हमारे लिए कुछ ज्यादा फायदा नहीं कर रही, उसको हम लोग बेच देते हैं कम दामों में, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैलवेज वैल्यू। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि एनुअल फाइनल रिकवरी ऑफ द कैपिटल। समझ में आया? तो कैश फ्लो क्या होता है कि कैश फ्लो आपका सैलवेज वैल्यू की, कैश फ्लो क्या है कि आपका जो कंपनी है उसमें कैसे कैश फ्लो जनरेट होता है, ठीक है ना। तो टू जज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट वी मस्ट कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट इन्वॉल्व इन द डिसीजन। कौन कौन से होते हैं? कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, इनिशियल कैपिटल कौन, नेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज, मतलब आपने जब बिजनेस चालू किया है तो आपका साल में कितना कैश फ्लोज आपके सिस्टम में आ रहा है, ठीक है ना। उसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, टाइम स्पेंड के बेनिफिट्स कितने हैं, उसकी सैलरीज वैल्यू कितनी है। तो ये सब आपको कंसिडर करना पड़ता है जब आप कोई भी प्रोजेक्ट को कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि इनिशियल कैपिटल कॉस्ट जैसे हो गई, तो आउटले ऑफ कैश कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू वन और टू क्लासिफिकेशन, कि क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, कितना कैपिटल एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट है। तो वो आपका जब इनिशियल आप किसी में कैपिटल कॉस्ट डाल रहे हो तो उसमें क्या क्या एक्सपेंसेस है और कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज मतलब जो जो आपको साल में प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। तो ये सब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सैलरी वैल्यू मैंने बता ही दी है कि द सैलरी वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज रेवेन्यू एट्रीब्यूटेड टू डिस्पोजिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। मतलब कोई भी इक्विपमेंट की जो यूजफुल लाइफ जो खत्म हो जाती है, जो हमको वैल्यू मिलती है, उसको बोलते हैं सैलरी वैल्यू। इफ द सब्सटेंशियल रिकवरी ऑफ द कैपिटल फ्रॉम इवेंचुअल डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स at the end of the economic life, these estimated amounts have to be made the part of the analysis, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि स्क्रैप हो गया, बियॉन्ड द माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो ये आपका हो गया सैलवेज वैल्यू। तो इन्होंने BW तो टफ डेफिनेशन लिखी है मैंने, लेकिन आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बता दिया सैलवेज वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। सैलवेज वैल्यू मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या कर देते हैं, वो सवाल को घुमाने के लिए क्या कर देते हैं, वो लिख देते हैं कि सैलवेज वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट इज दिस। आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया और उसका सैलवेज वैल्यू इतना है, तो जब आपका रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे, हम उसको सैलवेज वैल्यू है उसकी घटा देंगे। इसलिए मैंने आपको सैलवेज वैल्यू का कंसेप्ट बता दिया है। अब जैसे कि ये सवाल है एग्जाम में, आपको न्यूमेरिकल एक तो वैसे आएंगे और इस तरीके से भी आपके एग्जाम में आएंगे। अब बोल रहा है कि एन ऑयल फायर्ड रीहीटिंग फर्नेस हीट स्टील बैलेट्स फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1220 डिग्री सेंटीग्रेड एट द फर्नेस एफिशिएंसी ऑफ 28%, ठीक है ना। अब फर्नेस ऑपरेट कितना पे होता है? 4700 पर एनएम पे होता है। जीसीबी दी गई है फर्नेस ऑयल की, डेंसिटी दी गई है, द कॉस्ट ऑफ फर्नेस ऑयल इज 45 पर लीटर, स्पेसिफिक हीट दी गई है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी टू हीट 12 टन ऑफ स्टील बैलेट्स पर आवर, वो पूछ रहा है।
दूसरा पूछ रहा है कैलकुलेट द लीटर ऑफ फर्नेस ऑयल फायर्ड पर टन ऑफ स्टील पैलेट। दूसरा पूछ रहा है कि अगर मान लो इफ द एफिशिएंसी फर्नेस इम्प्रूव फ्रॉम 28% टू 30% बाय अडॉप्टिंग सेरेमिक फाइबर इंसुलेशन, कैलकुलेट द आवरली फर्नेस ऑयल कॉस्ट सेविंग। डी में पूछ रहा है व्हाट इज द सिंपल पे बैक पीरियड इफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹20 lakhs एंड हाउ लार्ज could be the investment to improve the efficiency and internal rate of return 16% and per year over 6 years। तो इसने लगभग 5 सवाल आपको पूछ लिया है, तो ये लगभग आपका 10 नंबर का सवाल हो गया। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी टू हीट 12 टन ऑफ स्टील बैलेट पर आवर निकालना है। तो कैसे करेंगे इसका सवाल बताओ। ये तो सिंपल वाला पहला वाला तो आपका एनर्जी बैलेंस का ही हो गया। कैसे करेंगे इसको। कैसे करेंगे बताओ। कैसे करेंगे इसको बताओ। कैसे करेंगे बताओ। मुकेश बताओ। कैसे करेंगे बताओ। बताओ अर्पित बताओ। इसमें हमारे हिसाब से मास दिया है कितना, स्टील बैलेट को कितना टन हाँ को करना है, सीपी हाँ दिया हुआ है और टेम्परेचर हाँ। 40 टू 20 डिग्री इसमें आपको क्या है कि हीट स्टील बैलेट को आपने हीट किया 40 से 1200, तो डेल्टा तो टी दिया ही हुआ है उसने। ठीक है ना। उसने अब वो पूछा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेसेसरी रिक्वायर्ड टू हीट 12 टन्स ऑफ स्टील बैलेट। ठीक है ना। पर आवर में पूछ रहा है। 12 तो मास उसने दे दिया गया, टेम्परेचर उसने दे दिया गया है। ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट उसने दे ही दी गई है। तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से आपको एमसीबी डेल्टा टी लगाना है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन में पूछ रहा है कि कैलकुलेट द लीटर्स ऑफ फर्नेस ऑयल फायर्ड पर टन ऑफ स्टील बैलेट। तो वो पूछ रहा है कि पर लीटर ऑफ फर्नेस ऑयल पर टन ऑफ स्टील बैलेट में कितना आपका लीटर ऑफ फर्नेस ऑयल जलेगा, वो पूछ रहा है, लीटर पूछ रहा है वो। ठीक है ना। तो जीसीबी दी गई है फर्नेस ऑयल की और डेंसिटी दी गई है, तो लीटर पूछ रहा है, क्वांटिटी पूछा है वो। बताओ ये कैसे करेंगे, मुकेश बताओ, सिंपल सवाल है यार। बी वाला बताओ कैसे करेंगे। एमसीपी डेल्टा टी लगा के सर, डेल्टा टी अपना आ जाएगा 1220 माइनस 40। हाँ तो तो वो तो इतना चलो ठीक। भाई वो तो चलो आपका पहला वाला तो आपने निकाल दिया, एनसीपी डेल्टा टी से आपको 12 टन दिया गया, सीपी दिया गया, डेल्टा टी। बी वाला बताओ ना, बी ऑप्शन कैसे निकालेंगे। बी वाला बताओ जल्दी से, बी वाला भी सिंपल है। ये हीट ऑलरेडी निकल गया, फिर अपना जीसीबी दिया, हम्म डिवाइड कर दिया, क्वांटिटी मिल गया और फिर डेंसिटी मालूम है अपन को, हम्म। तो वॉल्यूम निकालेंगे। देखो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको आपको ऑटोमेटिकली आपको क्या किया, डेंसिटी दिया गया है। ठीक है ना। तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना। तो आपको क्या है कि अगर आपको मास पता चल गया, समझ में आ गया, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। समझ में आएगा नहीं आया। अब इसमें क्या है, इसमें इसने एक तरीके से जीसीबी दी गई है। ठीक है ना। तो जीसीबी आपको ने को दी गई है और क्यू आपको पता है उसकी। क्यू किससे निकाला आपने, क्यू कहां से निकाला, जो इक्वेशन 1 से जो क्यू निकला है ना। भाई जो इक्वेशन 1 से जो क्यू निकला है उसको क्या कर दोगे, जो उसका मास होगा फर्नेस ऑयल का और उसके कैलोरीफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं कैलोरीफिक वैल्यू से मास को मल्टीप्लाई कर दूंगा फर्नेस ऑयल का, तो मुझे इतना हीट पता चल जाएगा ना, किसका, जो फर्नेस ऑयल से हीट निकल रहा है। और वो हीट किसके इक्वल होगा मेरा, किसके इक्वल होगा, जो पहले वाले से निकला है, तो उससे इक्वल से अपना मास निकल जाएगा। मास पता है, डेंसिटी पता है और अपना लीटर का दिया है। तो आपका लीटर ऑफ फर्नेस ऑयल भी फायर्ड पर टन ऑफ स्टील पैलेट से निकल जाएगा। इतना सिंपल सवाल है। ठीक है ना। तो बस ये आपको करना है।
तो ये आपको करना है। ये अगर नहीं कर पा रहे हो तो बताओ बताओ उसमें समझ में आया कि नहीं आया? मुकेश, पे समझ में आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई? हेलो, कह रहा हूँ समझ में आया कि नहीं आया? क्या आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाथ खड़ा कर रहा है। हेलो, तो उसके उसमें कुछ प्रॉब्लम है अर्पित के सर। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, अपने को बहुत सिंपल लगाना है। जो आपको हीट जो है वो पहली वाली इक्वेशन से मिल जाएगी, उसके बाद करना वही हीट आपको कौन देगा, फर्नेस ऑयल से आपको वो हीट मिल जाएगी, तो उससे आपको टोटल मास निकल जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा सवाल है, ये कर लेना। अब इस तरह के सवाल भी नहीं कर पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इससे सिंपल सवाल तो वो नहीं देगा पीडब्ल्यू वाला। दूसरा वो पूछ रहा है कि इफ द एफिशिएंसी ऑफ फर्नेस इज इम्प्रूव फ्रॉम 28 to 30% बाय अडॉप्टिंग सेरेमिक फाइबर इंसुलेशन, कैलकुलेट द आवरली फर्नेस ऑयल कॉस्ट सेविंग। तो अब कैसे निकालोगे बताओ? हम्म, बताओ कैसे निकालोगे? अच्छा, आपको ये बताओ, किसी भी चीज की एफिशिएंसी निकालनी होगी तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम लोग? बताओ मुकेश, बताओ। इफिशियंसी उसकी निकालने के लिए वो कितना इफिशियंट है, मतलब जो नहीं नहीं हीट। नहीं, देखो कभी भी किसी भी चीज की आपको एफिशिएंसी निकालनी हो ना, अभी मैं खत्म कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है तुम लोगों को नींद आ रही है। अमाउंट ऑफ हीट आउटपुट, जितना हमने अमाउंट ऑफ हीट आउटपुट है डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट इनपुट, ठीक है ना। तो कितना आपको हीट आउटपुट मिलता है और कितना अमाउंट ऑफ हीट इनपुट देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं हम लोग? एफिशिएंसी हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया है कि जो पहले तो इन्होंने क्या लिख दिया है कि फर्नेस ऑयल रिक्वायर्ड इन लीटर, तो फर्नेस ऑयल हमको कितना पर टन ऑफ बैलेट के लिए इन्होंने निकाल दिया है कि 1 टन बैलेट के लिए आपको 53.79 लीटर क्या चाहिए होता है, फर्नेस ऑयल चाहिए होता है, ठीक है ना। अब क्या किया है इन्होंने, क्या किया, डायरेक्ट फैक्टर लगा दिया है, ठीक है ना, कि आपकी अवरली सेविंग कितनी आएगी। तो अवरली सेविंग निकालने के लिए उन्होंने पर टन की कॉस्ट निकाल दी गई है, और उसके बाद उन्होंने 12 टन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल आपको पता चल जाएगी 1936 रुपये आ जाएगी। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, वरना आपको एफिशिएंसी वाला जो फॉर्मूला होता है हीट आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट, उससे भी आप कर सकते हो, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वरना पहले अभी मैं आज इसका जो रिकॉर्डिंग है वो मैं भेज देता हूँ। अगर कल समझ में नहीं आता तो कल मैं यहीं से दोबारा से चालू करूंगा, ताकि अपना जब कल 3:30 4 बजे जो भी क्लास लेंगे उसमें हम लोग कल न्यूमेरिकली सारे करेंगे, ठीक है ना। तब मैं उसको एक्सप्लेन और कर लूंगा कि कैसे हम लोगों को ये सवाल करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको पे बैक पीरियड निकालना है, पे बैक पीरियड के बाद आपको कैश इन फ्लो इसका निकालना है। तो ये आपका 10 नंबर में सवाल इस तरीके से आपका आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो न्यूमेरिकल जो दिया था वो BEE के किताब में दिया हुआ था। तो ये जब भी इसकी जो रिकॉर्डिंग है मैं अभी आपको भेज देता हूँ इसकी, ताकि क्या है कि कल जब आएगा सेशन तो उसमें आपको पता रहेगा।